वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग आज गुप्त काल का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, उसमें से देखना सही उत्तर कौन से हैं। पहला है गुप्त कुषाणों के सामंत थे, सही है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ये भी सही है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। अर्थात सभी कथन सही हैं इसमें। डी। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में 12 राज्यों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त, सही है। उन 12 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। विष्णुगुप्त को तो हराया था, कांची के विष्णुगुप्त को, सही है। महाकांतर का व्याघ्रराज को हराया था और पालक के गुरसेन को हराया था, जबकि कर्तपुर के नागसुन को नहीं हराया था। तीसरा कथन विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं पहला चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है, सही है। 319 में 20 में चलाया था इन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये भी सही। विवाह संबंध था लिच्छवी राजकुमारी से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया, चूँकि लिच्छवी का पुत्र था कुमार देवी का, इसलिए लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ये तीनों सही है इसमें। डी, ये सभी सही है। चौथा देखते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करें। चौथे में देखते हैं। समुद्रगुप्त की काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है, सही है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन भी है। प्रयाग प्रशस्ति हरिकेन ने लिखी है, ये भी सही है। हरिकेन द्वारा लिखा गया है। इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, महत्वपूर्ण है, ये कहा गया है। तीनों बातें, तीनों सभी कथन सही है इसमें। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ स्थित है, उसका निर्माण गुप्त काल में बताया जाता है। चंद्र शब्द उस पर लिखा हुआ मिलता है, चंद्र, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय का था 4th शताब्दी ईस्वी का माना जा रहा है। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन ढूंढना है इसमें। समुद्रगुप्त के पास लंका नरेश मेघवर्मन ने दूत मंडल भेजा था, सही। दूत मंडल भेजा था लंका नरेश, उसमें लंका के राजा थे मेघवर्मन। मेघवर्मन ने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। मेघ ने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति नहीं मांगी थी, गलत है। गलत ढूंढना तो मिल चुका। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने समय किया था, ये सही है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर ब्यूरा बजाते हुए दिखाया गया, ये भी सही है। कि नालंदा में मठ बनाने की अनुमति नहीं मांगी थी मेघवर्मन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां सुमेलित करना है। अभिलेख दिए हैं इधर और प्रशस्तिकार। अभिलेख कौन से अभिलेख के प्रशस्तिकार कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति हम लोगों ने भी देखा, हरिकेन का है, सीधा। एहोल रवि कीर्ति का है, सही है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी का है, ये भी सही है। और मंदसौर अभिलेख जो कुमारगुप्त का है, 2 अभिलेख है मंदसौर के, यशोधर्मन का है और कुमारगुप्त। तो यशोधर्मन के अभिलेख को वत्स भट्टी ने और कुमारगुप्त के वसूल को ने लिखा है, यानी 1 2 3 4 इसका उत्तर है ए। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के संदर्भ में कौन सी नीति नहीं अपनाई थी। दक्षिणापथ के शासकों को जीता, 12 शासकों को पर विजय पाई थी समुद्रगुप्त ने। तो उसकी नीति जो थी शत्रुपाधिकार की नीति थी, ग्रहण करना शत्रुपाधिकार। मोक्ष की नीति अपनाई, शत्रु को मौत करना। और अनुग्रह, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। ये तीनों नीतियाँ अपनाई थी उसने, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह।
यानी या तो उसे कब्जा कर लेना, ग्रहण कर लेना, उसको मुक्त कर देना दूसरा, या तो उसको उसका राज्य वापस कर देना, अनुग्रह करना, दया करना। आत्मनिवेदन सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना क्या नहीं था उसने, यह नीति उसने नहीं अपनाई थी। नवा प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में जो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था वो नालंदा था। कुमारगुप्त द्वारा स्थापित भी किया गया था ये। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? देखिए, जो उसका संहिताकरण हुआ था वो 4वीं शताब्दी में गुप्त काल में हुआ था। रामायण और महाभारत का संहिताबद्ध किया गया था। 11वां देखिए, इनमें से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त का दूसरा नाम, इसका नाम था देवगुप्त, और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। देवगुप्त और विक्रमादित्य। वल्लभी संवत अभिन्न है। विक्रम संवत से, शक संवत से, गुप्त संवत से और हर्ष संवत से। तो इसमें वल्लभी जो है गुप्त संवत से भिन्न है। तेरहवां देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करने में सही कथन का चयन करना है। कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली रेशमी कपड़ों का व्यापार करती थी। श्रेणी जो थी, व्यापारिक श्रेणी, वो व्यापार करती थी। यहाँ से यहाँ तक सही बात है। लाट से दसपुर आने वाली। गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, दामोदरपुर में ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, उसमें भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है। विषय दोनों कथन सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, सही है। हूण विजय किया था स्कंदगुप्त ने, हूणों के आक्रमण को निष्प्रभाव किया था। हूणों पर विजय की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख हूणों पर विजय की जानकारी मिलते हैं, वो स्कंदगुप्त का है जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, स्कंदगुप्त, इन सब ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था, ये भी सही है। सब सही है इसमें। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालानुक्रम में लगाएं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, अल्लागढ़ और वराहमिहि है। तो इनका क्रम सही है। आर्यभट्ट सबसे पहले पुराने थे, खगोल शास्त्री थे, उसके बाद आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त, फिर अल्लागढ़ और फिर वराहमिहि। लगड़ मुनि खगोल शास्त्री थी, वराहमिहि लास्ट में। तो 1 2 3 4। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मुख भाग और पृष्ठभाग दोनों पर केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी। सही है कि मुख भाग पर और पृष्ठभाग यानी सिक्के के दोनों तरफ केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी गुप्त शासकों की। इसमें कौन सा कथन सही? केवल एक ही नहीं, दोनों पर केवल राजा के चित्र अंकित होते थे, ऐसा नहीं है। कुछ आकृतियाँ और भी होती थी राजा के साथ साथ, तो केवल शब्द है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुख भाग और पृष्ठभाग दोनों पर केवल किसी प्रतिमा की, देविकता की प्रतिमा होती थी, फिर यहाँ केवल शब्द आ रहा है, तो यह गलत हो रहा है। ये भी अगले में देखते हैं, दोनों गलत हो रहा है, केवल शब्द। 16वां का सी देखते हैं, मुख भाग पर सामान्यतः राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की प्रतिमा या कोई कथानक रूढ़ी होती थी। जैसे ही मुख भाग समानता राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर हमेशा तिथि होती थी। ये हमेशा शब्द इसको गलत साबित कर रहा है, इसलिए गलत हो रहा है। सी सही है। 17वां देखते हैं, कुमारगुप्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करें। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, तो वो हमने देखा ही।
जो कि प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्रों तथा हूणों के भीषण आक्रमण हुए थे। हाँ, पुष्यमित्र और हूणों के भीषण आक्रमण हुआ था, सही है। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की थी, सही है। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। वह शैव धर्म को उपासक नहीं था कुमारगुप्त। ये 1 2 3 सही है। 18वां देखते हैं, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय के अंकन केवल कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मिलता है। गुप्त शासक के लिखे कार्तिकेय और कुमारगुप्त, इस तरह से याद कर सकते हैं, कार्तिकेय और कुमारगुप्त। 18वां प्रश्न 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न, सूची को मिलान करना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है, ये तुम ऊपर देख चुके हैं। मिलान करने हैं। विल्सन स्तंभ लेख, भीतरी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये इसका हो गया। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये हो गया। 1 3 4 मिल रहा है तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। विल्सन स्तंभ लेख कुमारगुप्त का, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ए में आ रहा है तो ए सही इसका उत्तर। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गुप्त काल में प्रचलित हुआ था। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? देखते हैं कौन कौन थे। पुरपाल, सातवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। तो सातवा तो थे, प्रथम कुलिक, पुरपाल नहीं थे। अधिकारी और सदस्य, नगर प्रशासन की बात हो रही तो पुरपाल नगर में नहीं होते थे, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ये तीसरा सी का उत्तर से होगा। तो जो नगर प्रशासन समिति के अधिकारी होते थे वो सातवां होते थे, प्रथम कुलिक को प्रथम कायस्थ होते थे। 22वां देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी की पत्नी, समुद्रगुप्त की दत्त देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी इनसे संबंधित थी। 1 2 3 निम्न को सुमेलित करना है। तो देखते हैं लेखक और उनकी रचनाएं। शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास, भगवती। तो कालिदास का पहले मिला लेते हैं। विक्रम और सोडियम मिल रहा है जी। भवभूति, शूद्रक का मिर्च कटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो भवभूति का उत्तर राम चरित। 1 2 3 4 मिलान हो रहे हैं। शूद्रक का मृच कटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम और भवभूति का उत्तर रामचरित, यानी 1 2 3 और 4 मिलान हो रहा है। 24वां देखते हैं, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? सौराष्ट्र जहाँ पे जीर्णोद्धार कराया गया था झील का, तो वो थे स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को प्रांतपति बनाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। 25वां प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। देवगढ़ का दशावतार, देखिए गुप्त काल का है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल का वैष्णव संबंधी, हाँ ठीक है, वैष्णव संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष है। आरंभिक भारतीय मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है, ये भी गुप्तकालीन है। दोनों सही है, दोनों कथन 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा स्मारक गुप्त से संबंधित नहीं है? तो
गुप्तकालीन की बाघ गुफाएं गुप्त काल की हैं। सही है। महाबलीपुरम का गुफा मंदिर ये पल्लवों का है, पल्लव शासकों से संबंधित है, तो ये नहीं है। भूमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन है। सारनाथ का धमेक स्तूप भी गुप्तकालीन है। इस तरह से सी गुप्त से संबंधित नहीं है। 27वां देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन एवं सेनापति आम्रकार्दव क्रमशः किस धर्म से जुड़े थे? तो उसका सचिव और सेनापति दोनों अलग अलग धर्म से जुड़े हुए थे। ये थे, जो सचिव था वो शैव था और आम्रकादेव बौद्ध था। वीरसेन शैव धर्म संबंधी था, तो शैव और बौद्ध। 28वां देखते हैं। तो इनमें से कौन सी निधि गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधि थी? जो बयाना में मिला था, जो निधि वो सबसे बड़ी गुप्त सिक्के सबसे ज़्यादा बयाना में सिक्कों का ढेर मिले थे, तो ये बयाना निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। 29वां प्रश्न देखते हैं। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सही है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी संगठन का उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख में दोनों कथन सही है। 30वां मिलान करते हैं मित्रों, सूची 1 को सूची 2 से। तो देवपुत्र, गौलमिक, कुल्लेवाप और आहार। जो देवपुत्र होती थी वो तो राजकीय उपाधियां होती थी देवपुत्र की। कुल्लेवाप ये भूमि मापक इकाइयां होती थी। प्रशासनिक इकाई थी आहार, प्रशासनिक इकाई थी गौलमिक। राज्य कर्मचारी को गौलमिक कहा जाता था। तो इस तरह से 3, 4 और 1, 2 बी इसका उत्तर होगा बी। देवपुत्र राजकीय उपाधियां होती थी। गौलमिक राज्य कर्मचारियों को कहा जाता था। कुल्लेवाप भूमि मापक इकाई थी, जमीन की नापने की, जैसे आजकल बीघा वगैरह चलता है, तो उस तरह से कुल्लेवाप था। और जो प्रशासकीय इकाई थी उसको आहार, जैसे जिला प्रांत इस तरह से आहार था। 31 देखते हैं मित्रों। सर्वप्रथम कौन सा कथन सही नहीं है, गलत? सर्वप्रथम सोने का सिक्का मौर्यों ने चलाया था, ये ऐसा नहीं है, गलत बात है। हिंद यूनानियों ने चलाया था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, ये सही है। वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के उत्कृष्ट चित्र हैं, ये भी सही है। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी गुप्त राजाओं ने चलाए थे। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया, ये भी सही है। 32वां मित्र देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा जिसमें गुप्त वंश का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान आया था भारत, सभी जानते हैं। 33वां देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का काम करती थी, हुंडी वगैरह जारी करती थी, इसलिए कह सकते हैं कि बैंक का काम करती थी। तो इसका पता मंदसौर अभिलेख से मिलता जाता है, जो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से, कि प्राचीन श्रेणियां जो थी, व्यापारी की जो श्रेणियां होती थी वो बैंक का काम करती थी, हुंडी वगैरह जारी करती थी। निम्नलिखित किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? महासामंत, तो महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है मित्रों, वो वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, दुर्लभ क्वेश्चन है, ये भी इससे 60 में पूछा गया है। वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख, वो कब मिलते हैं इस तरह प्रश्न? दुर्लभ प्रश्न कह सकते हैं। पैंतीसवां प्रश्न देखते हैं मित्रों, 35। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे। गुप्त शासकों से रोम से व्यापार का प्रमाण नहीं मिलता है। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है, एक सही है केवल। 36वां देखते हैं मित्रों।
गुप्त नरेश चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। चंद्रगुप्त की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन। 37वां देखते हैं मित्रों, अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। किसका उल्लेख फाहियान ने नहीं किया? वो चंद्रगुप्त के समय में आया था फाहियान, और उसने किसका उल्लेख नहीं किया? तो मध्य देश में शांति व्यवस्था का उल्लेख किया उसने। दंड न्याय की कठोरता कर दी। दंड न्याय की कठोरता का नहीं उल्लेख किया। कठोरता इसका बहुत ही सामान्य नियम। चांडालों की स्थिति का उल्लेख किया है। आम लोगों में निरामिषता का उल्लेख किया है। मध्य देश में शांति व्यवस्था का उल्लेख किया, केवल कठोरता का उल्लेख नहीं किया उसने। 38 देखते हैं मित्रों, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का कालखंड गलत है? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का 319 उसी समय गुप्त संवत जारी किया था, एकदम सही है। 319 से 335 चंद्रगुप्त द्वितीय का 380 से 415, ये गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, तो इसका कार्यकाल गलत दिया हुआ है। चंद्रगुप्त सी। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं कुमारा मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। कुमार मात्य सही है, राजा द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते थे, एकदम सही बात है। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि मुखिया की महत्व समाप्त हो गया था और उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया था, नहीं, ये गलत बात है। एक सही है केवल इसमें। 40वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्योंकि, फाहियान की रचना है वो फो क्योंकि में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध, तो उसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलते हैं। बौद्ध राज्यों का उल्लेख है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों आदि का उल्लेख है, सिद्धांतों का उल्लेख इसमें उसने नहीं किया। फो क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य की नहीं है, नहीं, गलत है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सही। गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज नहीं, चंद्रगुप्त को कविराज नहीं कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया कविराज, ये गलत हो गया। हम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रों पर विजय पाया था, तो उसी स्कंदगुप्त को हम स्तंभ में सक्रोपम कहा गया, सही है। हंसांग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया, ये भी सही है। 42वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, मिलान करना शासक और उसके जो गवर्नर या अधिकारी थे कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य थे, सही मिलान है। अशोक के समय तुषाश्व थे, देखिए इसका पता चलता है हमको रुद्रदामन के अभिलेखों से पता चलता है। अशोक के समय तुषाश्व था गवर्नर। रुद्रदामन के समय सुव्यसाक था और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित था, यानी 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 देखते हैं, 1, 3, 2 और 4। ये 43वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ सूची मिलान करनी है। यहाँ विद्वान दिए हैं, उनकी रचनाएं दी हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो विशाख दत्त का नाटक प्रसिद्ध है, द राक्षस। वराहमिहिर गणितज्ञ थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त खगोल विद्या से संबंधित थे, यानी 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। 44वां देखते हैं, पुंडवर्धन भुक्ति उपस्थित है। उत्तरी बंगाल को पहले पुंडवर्धन भुक्ति कहा जाता था। 45वां देखते हैं, निम्न अभिलेखों में से 45वां प्रश्न देखते हैं मित्रों,
कौन सा लकुलिश के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? पाशुपत मत था लकुलिश का। तो इसमें जो है समुद्रगुप्त का हिरण अभिलेख, चंद्रगुप्त का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख और स्कंदगुप्त का भित्तीय स्तंभ लेख। तो पाशुपत मत पर प्रकाश चंद्रगुप्त का मथुरा अभिलेख के प्रकाश डालता है, मथुरा अभिलेख। चलिए 100 प्रश्न देखते हैं। 46 गुप्तकालीन चांदी के सिक्के जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो सोने के दीनार होते थे, सोने के होते थे, जबकि स्वर्ण भी बचा द्रम और रूपक के दोनों चांदी के सिक्के थे, यानी 2 और 3। 47 देखते हैं मित्रों। 47वां प्रश्न, सही उत्तर का चयन करना है इसमें से। गुप्त काल में विष्टि का संबंध बेगार से था। ये विष्टि यानी बेगार को कहा जाता था, किसी से काम करा लिया जाए और पैसा न दिया जाए, बेगारी। गुप्त काल में उद्रंग शब्द भू राजस्व को निर्देश करता है, ये भी दोनों सही है, उद्रंग शब्द। 48वां देखते हैं मित्रों। निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? विष्णु का वराह अवतार शिल्प में दिखाया गया है, ये विदिशा उदयगिरी गुफा और विदिशा में दिखाया गया है एक स्थल में, यानी विदिशा के उदयगिरी गुफा में शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है और ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन ब्राह्मण वंश माना जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? देखते हैं सबसे पहले कौन सा आया था इसमें, उसके बाद मेहरौली स्तंभ लेख, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त का पहला होगा, फिर मेहरौली स्तंभ लेख का होगा 2 और 1। विलसण अभिलेख कुमारगुप्त का है, कहोम अभिलेख 2, 1, 3 और 4, ये बी सही होगा इसका, 50 बी। 50वां प्रश्न देखते हैं। कुमारगुप्त कालीन निम्न ताम्रपत्रों में से किस किस में स्थानीय प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है? तो स्थानीय प्रशासन के बारे में कुमारगुप्त के हैं, तो इसमें धंधे व ग्राम और ताम्रपत्र दामोदरपुत्र, तो इसमें दामोदरपुत्र ताम्रपत्र में ही स्थानीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां देखते हैं मित्रों। निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास भारवी रविकीर्ति के नाम का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि रविकीर्ति का है एहोल अभिलेख, रविकीर्ति का है, इनका तो मिलता ही नाम, उसमें कालिदास का और भारवी का नाम भी उल्लेख मिलता है पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में। 52 देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार गुप्त शासक श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो आते थे भारत, उनके लिए इत्सिंग ने लिखा है कि श्रीगुप्त ने एक मंदिर का निर्माण कराया था मिरिक सिखवन में, मिरिक सिखवन में। यहाँ देखिए शब्द दिए हैं और उनकी व्याख्या दी है, तो उसको हम मिलान करते हैं क्या है। भाग, जो राजा के एक कर होता था, राजा का भाग होता था, भाग या बलि जिसको राजा के का। द्रम मुद्रा हमने देखा, जैसा कि द्रम चांदी का मुद्रा होता था, विष्टि बेगार होता था, निवर्तन भूमि माप की इकाई होती थी। तो इस तरह से 1, 2, 4, 3 ये सही है। 54 देखते हैं। 54 देखते हैं। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। तो सर्वाधिक व्यापार देखिए रोमन साम्राज्य से नहीं, मध्य एशिया से नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। इनका जो मुख्य समस्या ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन के साथ था। यहाँ पे आविष्कार दिए गए हैं और उनके विद्वान जो है किसके द्वारा किए गए थे। तो देखते हैं अधिक चक्रीय सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था,
आदि चक्रीय सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। और पाई के मान का उल्लेख बुधायन ने दिया था। पाई का मान सांप सीढ़ी का खेल ज्ञानदेव द्वारा दिया गया था। पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की काल अवधि भास्कराचार्य ने दिया था। तो 1, 2, 3 और 4। छपनों निम्न उपाधियों से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित लिच्छवी दौहित्र, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा लिच्छवी दौहित्र था। अश्वमेघ पराक्रमा उसका उपाधि थी। सर्व राजा छेता था। विक्रमादित्य समुद्र किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। अगला देखते हैं 57वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सही है। इसका सिंधु घाटी सभ्यता से ही पता चलता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में उदिताचार्य नामक पाशुपत अनुयायी का उल्लेख मिलता है। मथुरा अभिलेख में, सही है। तीनों बातें सही हैं ये सभी। 58 देखते हैं 58वां प्रश्न मित्रों। पहले निम्न कथनों पर विचार करना, सही उत्तर का चयन करना है। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी किया था। एकदम सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुबेर नागा से शादी किया था। दूसरा देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो ये भी सही है। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो दोनों सही है कथन। 59वां देखते हैं। गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी होते थे। सही है। भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। कार्डिक भू अभिलेखों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी होते थे, ये भी सही है। गांव स्तर पे होते थे जैसे लेखपाल। दोनों सही है। 60वां देखते हैं। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है? भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, सही है। जातियों की संख्या में भी वृद्धि गुप्तोत्तर काल में काफ़ी, गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। केंद्रीय नियंत्रण में, यानी केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि नहीं हुई थी, कमी हुई थी यहाँ पे। इसी कारण से ही तो जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि की गई कि नियंत्रण स्थापित किया जाए, लेकिन नियंत्रण अनियंत्रित होता गया। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, जटिल होता चला गया गुप्तोत्तर काल में। साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा सबसे पहले रजत मुद्राएं जारी की गई थी। 62वां देखते हैं 62। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये नालंदा में बनवाया था। धर्मचक्र जिन विहार कुमार देवी ने। 63वां देखते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाना है। देखते हैं। चंद्रगुप्त पहले शासक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य बना, फिर कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त, जिसमें होड़ों का क्रम होता। तो 1 2 3 4 5 क्रम है। 1 2 3 4 5 का डी का उत्तर है। विष्णु के 10 अवतार मानव विकास को इंगित करते हैं। निम्न विकास का सही क्रम क्या है? 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, तो उसमें से कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, यही क्रम सही है। सबसे पहले कूर्म अवतार, वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार और फिर वामन अवतार। 65वें में मिलान करना है प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक कौन थे। तो जो पहला देखते हैं प्रांत। जो प्रांत होते थे
वहाँ पे प्रशासक होता था ऊपरिक जिले का, या जिले को विषय भी कहा जाता था, इसलिए विषयपति होता था। नगर का नगरपति होता था, ग्राम का ग्रामिक होता था। 1 2 4 3, 1 2 4 और 3 यानी 20 का उत्तर होता था। छठा प्रश्न देखते हैं मित्रों। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण स्पष्ट है, इसी के कारण से उसे स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। 67 प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करना। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। औरंगाबाद। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। अजंता की गुफा 16, 17, 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तीनों सही है। 16, 17, 19 का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था, डी। यहाँ पे कुछ पद दिए हैं और पदाधिकारी का नाम, तो इसमें से सुमेलित करना है कौन सा सही नहीं है। महाबलाधिकृत, सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था, सही है। न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था, ये भी सही है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था। महाअश्वपति घोड़े यानी अश्व सेना का, जो घोड़े के सेनाओं के अध्यक्ष होता था, उसे महाअश्वपति कहा जाता था, गलत है। महाअश्वपति लेखाधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, तो सी गलत है इसमें। गुप्तकालीन धर्म पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। यहाँ देखते हैं, मंदिर पूजा की शुरुआत गुप्त काल से हुई, सही है। अवतारवाद जैसे विचार हिंदू धर्म की मूल विशेषता है, ये तो सही है। गीता में शुरुआत है अवतारवाद का, तो दोनों सही कथन। 70 देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो बंगाल में रेशम उत्पादन, तमिल में वुरैयूर में, गुजरात में, यह सब वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। निम्न को सही सुमेलित करना है, स्थल दिए हुए हैं यहाँ पे, और मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है इसकी सूचना दी गई है, तो मिलान करते हैं। तिगवा जबलपुर में कौन सा मंदिर है? खोह नागौर में, देवगढ़ में, सिरपुर में। तो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, 3, तो सी का 3 है। तो विकल्पों में भी देखते रहते हैं, तो वैसे ही ये मिल जा रहा है, सी में 3 केवल एक ही में है, ए में, तो इससे पता चलता है कि यही उत्तर इसका सही होगा। तिगवा जबलपुर में विष्णु मंदिर, खोह नागौर में शिव मंदिर, देवगढ़ में दशावतार मंदिर, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। 1 2 3 और 4, एक अगर पकड़ में आ जाता है सही सही, तो कभी कभी सारे विकल्प अपने आप सही हो जाते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर गुप्त काल में 6वां भाग था, मुख्य रूप से कम था, 8वां भाग नहीं था, 6ठा भाग था। 73 देखते हैं मित्रों। सही कथन चुनना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो लगभग सभी राजा करते थे, तो ये सही है। 73 का 1 तो सही है। अगला देखते हैं, दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। नितांत केंद्रीकृत नहीं था, विकेंद्रीकृत क्या था? उन्होंने भूविधान की परंपरा का विस्तार किया था, ये भी सही है। 3 से 1 2 3 सही है। तो केंद्रीकृत था, लेकिन नितांत केंद्रीकृत नहीं था, ऐसा गलत। 74वां देखते हैं तो 74। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर चयन करना और गलत उत्तर चयन करना ध्यान देना होता है, तो भी कई गलतियाँ हो जाती हैं इस तरह की। यहाँ हमको सही कथन का चयन करना है। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। शतरंज का खेल गुप्त काल में आया था, सही है, माना जाता है। प्रारंभ में इसे चतुरंग के नाम से आना था, शतरंज को चतुरंग।
चोकर खाने थे तो चतुरंग कहा था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। तीनों सही है, यहाँ पे सही है सारी। 75 देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है, स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, बहुत विजय की थी। रचनाकार और रचना यहाँ देखते हैं किसकी है। तो पहला स्पष्ट है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय ग्रंथ है, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है, वराहमिहिर का पंचतंत्रिका है और धन्वंतरी का नवनीतकम है। तो 1 2 3 4। 77वां देखते हैं मित्रों, बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो गुप्त काल में शुरू हुई थी। बाल विवाह, मंदिर निर्माण भी गुप्त काल में शुरू हुआ था, ऐसे महत्वपूर्ण थी। 78वां देखते हैं मित्रों, चीनी यात्री फाहियान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था, सही है। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा था। हाँ, मेन उद्देश्य उसका यही था कि बौद्ध स्थानों की दर्शन करना, और जलमार्ग से गया था, ये भी सही है। वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश स्थल मार्ग से गया। नहीं, अब दोनों में से एक ही गलत होना चाहिए, या तो जलमार्ग या तो स्थल मार्ग। तो जलमार्ग से गया था तो स्थल मार्ग अपने आप था, तो गलत हो गया। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? तो भूमि कर लगभग सभी राज्य काल की मुख्य स्रोत थे आमदनी के। 80 देखते हैं मित्रों, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई? कला एवं साहित्य में हुआ था, तो चित्रकला सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ देखते हैं, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम मिलता है? तो चंद्र शब्द मिलता है, जिससे चंद्रगुप्त का संबंध किया जाता है कि चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न से सुमेलित करना है 82 का। पहला, क्षेत्र, वास्तु, खिल और अपराध। खिल, नहीं जोती जाने वाली भूमि को खिल कहा जाता था। अपराध, जो जंगल की भूमि होती थी उसे अपराध कहा जाता था। क्षेत्र, खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि होती थी उसे क्षेत्र यानी खेत कहा जाता था। और निवास करने योग्य भूमि वास्तु यानी वास्तु, घर बनाने लायक। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है मित्रों। 83वां प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के इतिहास प्रसिद्ध ज्योतिष आर्यभट्ट प्रथम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है, गुप्तकालीन थे, 476 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ था, ये सही है। पौलिश तथा रोमक जैसे ज्योतिष सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए थे। पौलिश और रोमक इनके द्वारा नहीं दिए गए थे, केवल एक सही है। 84वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? सबसे अच्छा उत्पादक था रेशमी वस्त्र का, तो वो बनारस। रेशमी साड़ी आज भी प्रसिद्ध है। निम्न से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? शास्त्रीय बात हो रही है, शास्त्रीय साहित्य। तो धम्मपद, वेद, मेघदूतम और दीघनिकाय। तो कि कालिदास का मेघदूतम संस्कृत साहित्य से संबंधित है, मेघदूतम गुप्तकालीन है। 86वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त के रत्नों में से थे, विक्रमादित्य के, उनको परामर्श दिया था। 87वां देखते हैं मित्रों, सही उत्तर का चयन करना है 87 में। गुप्त काल में आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ दोनों थे। आर्यभट्ट सही है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ये भी सही है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा है, ये सही है, तीनों सही हैं। 88वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवी चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध, देवी चंद्रगुप्त नाटक में इसमें है सकराज का वध, सही है। विक्रमोत्सव उर्वशी की चर्चा है इसमें, ये भी सही है। मृच्छकटिकम चारुदत्त की चर्चा है और चारुदत्त में पुरूरवा की चर्चा नहीं। मृच्छकटिकम में चारुदत्त की चर्चा है लेकिन चारुदत्तम में पुरूरवा की चर्चा नहीं है, ये गलत है, डी।
शूद्रक इमेज कटिकम है, ये कालिदास की विक्रमार्जुनीयम है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। स्पष्ट है थोड़ा सा। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है मित्रों, गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। सत्य नहीं पूछ रहा है, तो ये तो सत्य था, गुप्तकाल में 4 वर्णों में विभक्त था। दूसरा है 4 वर्णों का आधार जन्म ना होगा, गुण और कर्म था। नहीं, यहाँ पे गुप्त काल में जन्म को हो गया था महत्वपूर्ण, तो ये गलत हो गया। तीसरा है समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, सही है। और चौथा, शूद्र भी सैनिक वृत्ति अपनाने लगे थे, ये तो मौर्य काल से ही हो गया था, तो ये गलत केवल है। जन्म ना होकर गुण था, जन्म था मूल रूप से वर्णों का वर्ण। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में चंडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस खाते थे, सही है। फाहियान के अनुसार समाज में अस्पृश्य वर्ग था जो शूद्रों से भिन्न था, ये भी सही है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही हैं, सही सब हो गया। क्या उन्होंने देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित किस स्रोत से गुप्त काल में सूर्य पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, और सबसे मिलता है, एक से नहीं मिलता है। मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, इंदौर अभिलेख और मंदसौर मंदिर। तो मंदसौर अभिलेख और मंदसौर मंदिर और इंदौर से मिलता है। एरण अभिलेख से कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि सूर्य पूजा होती थी। बाद में देखते हैं, गर्भगृह, दालान, समाभवन, शिखर युक्त छतों का निर्माण निम्न से किस शैली की विशेषता है। तो ये नागर शैली की विशेषता, नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है जो उत्तर भारत में प्रचलित है। गर्भगृह, दालान, सभाभवन और शिखरयुक्त छत। 93 गुप्त काल में हिंदू धर्म के किन पक्षों का विकास हुआ था। तो मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी मंदिर, सही है। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया था, ठीक है। और वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ, सब सही है। 94 देखते हैं मित्रों, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहद संहिता की रचना की थी। वृहद संहिता जो थी वराहमिहिर की, वो खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक थी। फाहियान ने निम्न में से किन किन शहरों को लगभग उजड़ी अवस्था में पाया था। तो उस समय फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये सभी उजड़ी अवस्था में थे चारों। कुशीनगर, कपिलवस्तु, मथुरा और तक्षशिला। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे। तो सोने के सिक्के अधिकांश थे, सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्तों ने जारी भी किया था। 57 देखते हैं मित्रों, घोड़ों का उल्लेख निम्न से किस अभिलेख में हुआ है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में है, घोड़ों का उल्लेख हुआ है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, यहाँ देखते हैं मित्रों। गुप्त राजाओं के राजाश्रय से वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था, सही है। क्योंकि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्धगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, एकदम सही है, ये उसका उत्तर होगा। 99 देते हैं, गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जाता है, सही है। क्योंकि इस गुप्तकालीन धार्मिक आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें फाहियान से मिलती है। दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, इसका उत्तर भी होगा। 100वां प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अजंता की चित्रकारी मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, सही है। बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी मिलती है, तो ये गलत है, ये सही। और दोनों सही है। बाघ के चित्र में मानव, बाघ के चित्र की बात हो रही, तो दोनों सही है। मानव के लौकिक जीवन की झांकी मिलती है, दोनों सही कथन 1 और 2। इस वक्त देखते हैं, गुप्तकालीन सामाजिक संरचना में निम्न से कौन सा कथन गलत है। उपजातियों की संख्या बढ़ी, सही है। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को वर्ण व्यवस्था का शीर्ष माना गया है, बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को, ठीक है। गुप्त शासक वैश्य वर्ण से जुड़े थे, गुप्त शासक, हाँ ये भी सही है। कायस्थों का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं, मनुस्मृति में कायस्थों का उल्लेख नहीं।
102 देखते हैं, गुप्तकालीन प्रशासन में निम्न में से कौन सी छोटी इकाई थी? तो छोटी इकाई जो थी वो पेट थी। पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है गुप्तकाल में। 103, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल है? छपड़क था, शंकु था, घटकर्पर और वडरुचि सभी थे नवरत्नों में। 5 और शामिल थे नवरत्न। ऐसे 4 देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? जो चीज है तुमन अभिलेख, तुमैन अभिलेख महत्वपूर्ण है। तुमैन अभिलेख में शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर श्रीगुप्त हो संस्थापक तो श्रीगुप्त है, लेकिन अगर यहाँ वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाएगा। 106वां प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। तोरमाण हूणों का प्रथम शासक था। तोरमाण ठीक है। धन्य विष्णु के एरण अभिलेख यानी मालवा अभिलेख में तोरमाण का जिक्र होता है, मालवा अभिलेख में है। कुले माला नामक जैन ग्रंथ में तोरमाण नामक शासन का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख कुले माला में है, मालवा अभिलेख में है, तीनों में है। सही है तीनों, इसका उत्तर 1, 2, 3। 107वां देखते हैं मित्रों, गुप्तों के पतन के पश्चात निम्न से किन किन राजवंशों का उदय हुआ? तो गुप्तों के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था। वल्लभी के मैत्रेय, कन्नौज के मौखरी, बंगाल में गौड़ शासन और थानेश्वर के वर्धन सभी का उदय हुआ था गुप्तों के बाद। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त तृतीय को अंतिम गुप्त शासक माना जाता है, विष्णुगुप्त थर्ड। 109वां प्रश्न देखते हैं, सही का चयन करना है। गुप्त काल में अनेक पद एक ही व्यक्ति को सौंपे जाने लगे। सही है। कामंदक की नीतिसार में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। दोनों कथन सही है, 1 और 2। 110 अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए कौन सा शब्द नहीं है? शिक्षिकाओं के लिए अध्यापिका शब्द नहीं था उसमें, उपाध्याय तो विद्याया था, उपाध्यायी था, आचार्य था, लेकिन अध्यापिका शब्द नहीं था। 111 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके ऊपर हमने बता दिया था, कुमारगुप्त थे। तो गुप्तकालीन समाप्त होता है मित्रों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।